नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयास का आह्वान। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में सामूहिक कार्यक्रम और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की हिदायत। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और तुर्की से भारत आने पर पूरी तरह प्रतिबंध। यूएई, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्री रखे जाएंगे क्वारंटाइन। देश में कोरोना वायरस के अब तक 114 मामले। ओडिशा में सामने आया पहला मरीज। केंद्रीय मंत्री समूह की बैठक में नियंत्रण और बचाव के कदमों की समीक्षा। संसद, विधानसभाओं और अदालतों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती उपाय। दिल्ली में जिम, नाइट क्लब और स्पा बंद। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच राज्यपाल का मुख्यमंत्री कमलनाथ को कल बहुमत साबित करने का निर्देश। बीजेपी विधायकों का राज्यपाल से मुलाकात कर फ्लोर टेस्ट कराने का अनुरोध। तुरंत शक्ति परीक्षण की मांग को लेकर बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 को राज्यसभा से मंजूरी। संस्कृत के 3 डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का मिलेगा दर्जा। सदन में रेल मंत्रालय के कार्यकारण पर चर्चा। लोकसभा से सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक को मंजूरी। कोरोना वायरस से बाजार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए रिजर्व बैंक का ऐलान। डॉलर रुपया स्वाइप विंडो के जरिए मिलेगी $2 अरब की मदद। लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए एकजुट और समन्वित प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड-19 के फैलाव को रोकना सुनिश्चित करने के लिए कई विभाग एक साथ मिलकर विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सक, नर्सें और अन्य स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और उनके इस योगदान की हमेशा सराहना की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि सभी को स्वस्थ रखने और संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को उचित इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सभी की ओर से किया जाने वाला सम्मिलित प्रयास है, जो इस तरह की परिस्थितियों में देश की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी यात्राओं को टालने और सामूहिक कार्यक्रमों को कम से कम करने जैसे प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 114 मामले सामने आ चुके हैं। ओडिशा में भी कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। वहीं त्रिपुरा में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सिनेमा हॉल और जिम को कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के कुल 114 मामले सामने आ चुके हैं। आज 4 नए केस सामने आए। इनमें ओडिशा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और केरल में एक मामले हैं। 5200 लोगों को निगरानी में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसमें नियंत्रण और बचाव के कदमों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में सामूहिक कार्यक्रम और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की हिदायत दी गई है। Four new cases, one each from Odisha, Jammu and Kashmir, Ladakh and Kerala have been confirmed since the last update given to you. There are now a total of 114 confirmed cases in India as on today, including 13 cured and 2 reported deaths. Contact tracing activity of these positive cases has led to identification of more than 5,200 contacts which are kept under surveillance. We require a whole of society and a whole of government approach
to deal with COVID-19 disease. जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि हमें समस्त समाज और संपूर्ण सरकार इस मोड में काम कर कोविड-19 को कंट्रोल करना होगा। वहीं उड़ीसा में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। हाल ही में इटली से लौटे एक शोधकर्ता को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और कड़ी निगरानी में रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और तुर्की से भारत आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही यूएई, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। नए एहतियाती कदम 18 मार्च से 31 मार्च तक लागू होंगे। मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर 1800118797 पर डायल करके मदद ली जा सकती है। इसके अलावा 011-230-12113 और साथ ही 011-230-14104 और कोड के साथ ही यानी कि 011-230-17905 पर फोन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही 011-230-18158 पर फैक्स भी किया जा सकता है। Of the MEA COVID control room, which has now become operational 24/7, the details of which have been intimated to all of you, and the function of the control room is to respond to the concerns of all Indians within the country and also from abroad. So this will be operational 24/7, and our officers are there to tackle any issue that will come in course of time. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 31 मार्च तक के लिए सभी जिम, नाइट क्लब बंद किए गए हैं। 50 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। केवल शादी में ही छूट रहेगी, लेकिन हो सके तो शादी को भी टाल दें। जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज, इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें। और इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति का मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत पूरा खर्च उठाया जाएगा। राज्य में कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार में विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज का पूरा खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इसका वहन करेगी सारा खर्च जो भी खर्च होगा। साथ ही इस रोग से किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उनके निकटतम आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर देश में हर संभव एहतियात बरती जा रही है। रेलवे ने जहां एसी कोच में यात्रियों को मिलने वाला कंबल हटा दिया है, तो वहीं मेट्रो में भी साफ सफाई बढ़ाने के साथ साथ क्या करें और क्या ना करें की जानकारी प्रमुखता के साथ दी जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ विभिन्न एजेंसियां भी हर संभव एहतियात बरत रही हैं। कोरोना से सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर रेलवे ने ट्रेनों के एसी कोच से कंबल हटा दिए हैं। अगले आदेश तक यही व्यवस्था रहेगी। यात्रियों की मांग पर कोच अटेंडेंट कंबल को सैनिटाइज करके उपलब्ध कराएंगे। साथ ही ट्रेनों की कोच में लगे पर्दे भी हटा दिए गए हैं। कोच अटेंडेंट को सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। चादर और तकियों को भी विशेष तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। वातानुकूलित कोच का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रखा जा रहा है।
सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। फिनाफ्थलीन की गोलियां हैं अंदर, हॉट ब्लोअर चलता है, 40 डिग्री का टेम्परेचर रहता है और रेलवे की कोशिश है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सैनिटाइज ब्लैंकेट दिए जा सके। वहीं दिल्ली मेट्रो ने जागरूकता फैलाने और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कई उपाय किए हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए क्या करें और क्या ना करें के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो में बुनियादी सुरक्षा उपायों के तहत यात्रियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे मेट्रो नेटवर्क में फैले कुछ प्रमुख स्टेशनों पर सूचनात्मक संदेश भी लगाए जा रहे हैं। वहीं मेट्रो परिसर के भीतर सफाई के क्रम को और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक राजीव चौक, कश्मीरी गेट, केंद्रीय सचिवालय, चांदनी चौक, नई दिल्ली जैसे प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर डिजिटल स्क्रीन पर कोरोना वायरस के संबंध में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में क्या करें और क्या ना करें चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर देश के प्रमुख मंदिरों में भी लोगों की भीड़ के मद्देनजर जरूरी एहतियात बरती जा रही है। शिरडी प्रशासन ने कहा है कि श्रद्धालु कुछ दिनों के लिए शिरडी की यात्रा को स्थगित कर दें। इसके अलावा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपील की है कि वे 28 दिनों के लिए तिरुमाला का दौरा करने से बचें। वहीं मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर समिति ने 31 मार्च तक भस्म आरती में श्रद्धालुओं की अनुमति पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस संक्रमण से यूरोप में हालात बेहद खराब हैं। इटली में एक दिन में 368, स्पेन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद जहां यूरोप में अब तक मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 2000 को पार कर गया है, वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 6000 को पार कर गया। इटली में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां पर रविवार को कोरोना वायरस से 368 लोगों की मौत हुई। यह अभी तक एक दिन में होने वाली सबसे अधिक मौतें हैं। इससे इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 1809 हो गई। स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमण के आज 1000 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 290 से अधिक लोगों की मौत हुई। इटली के बाद स्पेन यूरोप का कोरोना वायरस से दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। फ्रांस में भी कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। एक और जहां फ्रांस में रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हैं, कैफे बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा और नाइट क्लब बंद हैं। हंगरी में भी कोरोना वायरस संक्रमण से पहले मौत की पुष्टि हुई है। ईरान में कोरोना वायरस से 129 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 853 पहुंच गया। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 15000 के करीब पहुंच गई। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो चीन और इटली के बाद ईरान तीसरे स्थान पर है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। और राज्यसभा में आज विशेष उल्लेख के तहत कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कोरोना से बचाव के उपायों को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाने का सुझाव दिया। बीजेडी के डॉक्टर सस्मित पात्रा ने एटीएम मशीन को सैनिटाइज किए जाने और टेस्ट लैब की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार को कोरोना वायरस को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के बारे में स्पष्टीकरण देकर उन्हें दूर करना चाहिए। I think the idea is all of us in positions of small office, big office have to spread the word. And today, sir, we ourselves in Parliament. Sanitization of the bank ATMs is extremely important, sir. At the moment, there is no such precaution. Secondly, is regarding social distancing, sir. Testing, sir, very important. Across the country, there are 51 testing labs with a total capacity of 4,590 tests. Sir, this capacity needs to be increased going forward. कि जो भी हमारी श्रद्धा है उसके साथ हम जुड़े रहे, लेकिन घर में ही ये बात रहे, बाहर तक के सबको जमा न करे। यज्ञ के लिए मैंने देखा है कि काफ़ी लोग तैयार हुए हैं, 500-1000, तो वैसा न हो। जितने भी एंट्री गेट हैं पार्लियामेंट के, उन सब पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। I know from the government whether the government is willing to adjourn the session
if they are very much interested in passing the budget, they can pass it by bringing it a appropriation bill that they can pass, and then the Parliament can be adjourned. If not today, tomorrow, day after, at least it should be adjourned. That is उचित समय पे जो रूमर्स चल रहे, वो रूमर्स में कुछ ग्रामर है नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सरकार के द्वारा, ICMR के द्वारा स्पष्टीकरण दिए तो जनता के लिए फायदामंद होगा। लोकसभा के बाद केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में संस्कृत के 3 डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इसमें संस्कृत शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन से जुड़े क्रियाकलापों के विकास के लिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना और नियमन के लिए उससे संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है कि सब सदस्यों ने एक मत से संस्कृत का इस विश्वविद्यालयों का समर्थन किया है और जिन्होंने भाषा में कहा है, श्रीमान हमारे लिए सभी भारतीय भाषाएं श्रेष्ठ हैं। जब भारतीय भाषाएं समृद्ध नहीं होंगी तो हमारा कुछ भी समृद्ध नहीं हो सकता। ये सरकार सभी भारतीय भाषाओं के प्रति संकल्पबद्ध है। और इससे पहले विभिन्न दलों के सांसदों ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग की। कई सांसदों ने सरकार के प्रयास की सराहना करते हुए दूसरी भारतीय भाषाओं को भी बढ़ावा देने का सुझाव दिया। Why should the minister be the chancellor of this central university? Why can't he find a distinguished Sanskrit scholar to be the chancellor? Divest your resources so that these universities can be run independently and professionally. संस्कृत के लिए जब विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो शुरू में जो अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसकी पहली श्रेणी लेक्चरर की होती है, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर की होती है। आपने उसमें कोई लेक्चरर के प्रोविजन नहीं किया है। संस्कृतं सदा प्रासंगिक भविष्यति, संस्कृतं केवलं अध्ययनं न अपितु उच्चतर गवेषणापि करणीयम्। Please conclude now. तेन भारतस्य विकासः भविष्यति। And I'm happy that 3 of such universities are going to be deemed universities, are going to be transformed as regular universities under the Ministry of Human Resource Development. लोकसभा में विनियोग विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया। इसके अलावा सदन से सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों को मंजूरी मिल गई। इससे पहले पर्यटन मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों को भी सदन में मंजूरी दी गई। इस पर चर्चा का जवाब देते हुए पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सरकार की पर्यटन नीति के चलते पिछले 5 सालों में विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या में लगातार तेजी हो रही है। मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों को हम भूल नहीं सकते और सदन इस बात से सहमत भी होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पिछले 5 वर्षों की जो रोड मैप है पर्यटन को लेकर, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। और उसका परिणाम है कि भारत में 2019 में 10.89 मिलियन विदेशी पर्यटक आए और 2,10,981 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। और जो घरेलू पर्यटक थे वो 1854.9 मिलियन उनकी संख्या थी। लोकसभा में 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और इसलिए इस विभाग को जीवंत और सक्रिय बनाना है। दिव्यांगों की पहचान के लिए जो पहले परिचय पत्र बनते थे वो केवल जिला लेवल पर बनते थे और वो उस जिले से बाहर नहीं चलता था। मान लो एक जिले में बना है और वो पास वाले जिले में कोई सुविधा मिल रही है, चिकित्सा सुविधा या और कोई सुविधा, वहां जाता है तो उसको मान्य नहीं करते। अब हम ऐसे आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं जो कहीं भी बना हो सारे देश में मान्य होगा और देश भर में भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं
उन सब योजनाओं का लाभ उन दिव्यांगों को मिलेगा। इस प्रकार की, और अभी तक लगभग 39 लाख दिव्यांगों को ये आइडेंटिटी कार्ड बना करके हमने उपलब्ध करा दिए हैं। सारे देश में तेज गति से दिव्यांगों के परिचय पत्र बनाने का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट कराने की अर्जी देने के बाद प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर मंगलवार को सदन में बहुमत सिद्ध करने को कहा है। पत्र में लिखा गया है कि अगर कमलनाथ सरकार मंगलवार को सदन में बहुमत साबित नहीं कर सकी तो ये माना जाएगा कि सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है। हालांकि इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही को स्पीकर ने 26 मार्च तक स्थगित कर दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी ने अपने 106 विधायकों को राजभवन में परेड कराई और समर्थन की सूची सौंपी। मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यह सरकार अब अल्पमत की सरकार है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़ दास बन गई, सत्र स्थगित करके ही भाग गई। अब इस सरकार को एक क्षण भी सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सदन की जो इफेक्टिव संख्या है, आज जो हाउस में परिदृश्य था उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे। भारतीय जनता पार्टी के 106 यहां सशरीर आए हैं। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी का है और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय से हमने ये निवेदन किया है, उनके सामने हमने परेड की है, ये बहुमत देख लीजिए। और इससे पहले तय समय के मुताबिक आज मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। राज्यपाल लालजी टंडन ने संक्षिप्त परंपरागत अभिभाषण में सदस्यों से संसदीय परंपराएं और दायित्व शांतिपूर्वक निभाने की अपील की। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्पीकर ने 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें कोरोना वायरस को कारण बताया गया। गुजरात में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव में पहले कांग्रेस के विधायक मंगल गवित ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 4 विधायकों ने इस्तीफा स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी को दे दिया था। इस सब के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि यह पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। कोरोना वायरस से बाजार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए रिजर्व बैंक ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि डॉलर रुपया स्वाइप विंडो के जरिए मिलेगी भारतीय बाजार को 2 अरब डॉलर की मदद। वहीं लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए तक की सहायता मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान डिजिटल पेमेंट सबसे बेहतर विकल्प है। आरबीआई गवर्नर ने अगली मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए। Financial markets across the world are experiencing intense volatility and financial conditions have tightened worldwide. Policy authorities have responded with emergency measures and more recently advanced economies have coordinated large policy rate reductions with activation of swap lines as well as quantitative and credit easing. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के ग्राहकों को एक बार फिर भरोसा दिलाया कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यस बैंक के पास पर्याप्त नकदी है। उन्होंने कहा कि यस बैंक पर लगे सभी प्रतिबंध 18 मार्च को हटा लिए जाएंगे और नया बोर्ड 26 मार्च को चार्ज संभाल लेगा।
महंगाई के मोर्चे पर मामूली राहत देखने को मिली है। फरवरी में दालों और सब्जियों की महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली, जिसके असर से थोक महंगाई दर में मामूली सी गिरावट आई है। फरवरी में थोक महंगाई दर घटकर 2.26% पर आ गई। जनवरी में थोक महंगाई दर 3.1% पर रही थी। दालों और सब्जियों की महंगाई दर में कमी आने से महंगाई दर में ये गिरावट देखने को मिली। हालांकि अंडे और मांस मछली की महंगाई दर में थोड़ी तेजी फरवरी में देखने को मिली। फरवरी में थोक खाद्य महंगाई दर घटकर 7.31% रही। वहीं जनवरी में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 10.12% रही। और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।